नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। दोस्तों, आज से हम लोग जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मॉक टेस्ट देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एक सिलेबस में हमारे दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, जैसे भारत का संवैधानिक विकास, उद्देशिका, नागरिकता, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोक जो है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों। तो सब पर हम जो है मॉक टेस्ट देने का प्रयास करेंगे। वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और उस पर जो है टेस्ट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला टेस्ट आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है आंसर देने का प्रयास करिए। यहाँ पर भी आंसर आपको बताया जाएगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको आंसर बताया जाएगा और आंसर के साथ साथ दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण ये टेस्ट इसलिए है कि इस क्लास में आपको हर प्रश्न का कुछ ब्रीफ एनालिसिस भी दिया जाएगा, हर क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट भी आपके सामने रखा जाएगा, जिससे आप जो है पेन और कॉपी के साथ बैठने का प्रयास करिएगा इस टेस्ट को देखने के लिए, क्योंकि आपको ब्रीफ एनालिसिस जो दी जाएगी उस पर आप जो है कुछ नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय की, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर 1 है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों इसका आंसर अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों आंसर अपना। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि हर प्रश्न का आपको कुछ अलग से ब्रीफ एनालिसिस भी आपको इसी में दी जाएगी। तो ब्रीफ एनालिसिस के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में दोस्तों 1774 में दोस्तों क्या हुआ कि जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों। तो प्रश्न बने कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद दोस्तों अगर प्रश्न बनेगा तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों तो एलिजा इम्पे। तो एलिजा इम्पे दोस्तों जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, भारतीय शासन अधिनियम में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारतीय शासन अधिनियम, शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो आपको ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ऑप्शन देखकर। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दिया जाए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में वायसराय के द्वारा परिषद का विस्तार करते हुए, वायसराय के द्वारा परिषद का दोस्तों क्या किया गया? विस्तार करते हुए जो पहले से 4 सदस्य निर्धारित थे, गृह, सैन्य, राजस्व और जो है वित्त, तो पहले से जो है 4 सदस्य निर्धारित हुआ करते थे दोस्तों। इसी के अलावा, इसके अतिरिक्त एक 5वें सदस्य विधि संबंधित जो विषयों हेतु एक 5वें विधि से संबंधित विषय पर जो है कुछ कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो है 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। ठीक है दोस्तों, तो
किस परिषद अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दोस्तों आपको ब्रीफ एनालिसिस मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आपको आ गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों ध्यान रखिए, बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है। तो बजट पर चर्चा करने की शक्ति दोस्तों किस अधिनियम के तहत प्राप्त है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ऑप्शन होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दिया जाए तो 1892 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद की सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों में भी विस्तार कर दिया गया। तो दोस्तों जब परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई तो संख्या बढ़ाने के बाद परिषद के कार्यों में भी विस्तार कर दिया गया। जब कार्य में भी विस्तार हुआ तो उसी कार्य में एक कार्य था बजट पर, तो बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई 1892 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मतदान का अधिकार इसमें नहीं मिला, इस अधिनियम के तहत मतदान का अधिकार नहीं था। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति जो हुई थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ हुआ दोस्तों तो इसी अधिनियम के तहत 1892 अधिनियम के तहत जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था। तो दोस्तों आपको सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न, तो आप एक साइड सूची फर्स्ट है और दूसरे साइड सूची सेकंड है। नियंत्रक मंडल की स्थापना दोस्तों, तो नियंत्रक मंडल की स्थापना की बात करें दोस्तों तो आपका सूची का मिलान करिए दोस्तों। तो नियंत्रक मंडल जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत नियंत्रक मंडल का स्थापना दोस्तों कब हुआ? जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों पीछे हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, विनिमयन अधिनियम, विनियमन अधिनियम 1773, इसी को हिंदी में विनियमन कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दोस्तों की बात करें तो इसका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानून की नियुक्ति तो चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है जो है 2 ऑप्शन देखिए, पहला का क्या नियंत्रक मंडल पिट्स इंडिया यानी 2, पहला का 2 देखिए ऑप्शन बी और डी दिख रहा है। और जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 2 यानी आपका आंसर क्या है दोस्तों? बी, आपका आंसर बी होगा दोस्तों। तो इस तरह से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो 1892 के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर अगर दोस्तों ध्यान दिया जाए तो आपका आंसर होगा जो है किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधायिका का, तो आपका आंसर होगा 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है द्विसदनीय विधायिका की स्थापना। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 1919 के अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक प्रकार के सुधार किए गए थे, बहुत सारे सुधार किए गए। उसमें एक सुधार था द्विसदनीय विधायिका की स्थापना करना। और सुधार की भी यहीं पे चर्चा दोस्तों हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अलग टाइप के क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आपको जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों द्विसदनीय विधायिका 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए गए। उसमें एक सुधार था द्विसदनीय विधायिका। और सुधार की बात करें दोस्तों तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई,
अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892 के अधिनियम पीछे हम लोग देख चुके हैं, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1919 के अधिनियम द्वारा दोस्तों। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार, महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के द्वारा। द्वैध शासन की स्थापना 1919 में, लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई 1919 के द्वारा। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी प्रावधान 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं तो वायसराय और एक जो है 1857 के बाद जो है महारानी विक्टोरिया की घोषणा के तहत जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा आया, उस घोषणा के बाद जो है प्रावधान किए गए कि जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके जो है वायसराय का पद लाया जाए, वायसराय से भारत मंत्री का पद। मॉन्टेग्यू वायसराय हुआ करते थे, चेम्सफोर्ड जो हुआ करते थे भारत मंत्री। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसको कहते हैं 1919 के अधिनियम को दोस्तों। अगर जानकारी के लिए बता दिया जाए तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को पृथक किया गया, भारत से बर्मा को पृथक किया गया? तो दोस्तों भारत को बर्मा से पृथक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1910, ठीक है दोस्तों। फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए। इसका आंसर दोस्तों होगा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया दोस्तों, लेकिन 1937 में दोस्तों भारत को बर्मा से अलग किया गया, सॉरी बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 में, बर्मा को भारत से अलग 1937 में किया गया। अधिनियम 1935 में आया लेकिन अलग बर्मा कब हुआ? 1937 में। उड़ीसा और सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए दोस्तों इसी अधिनियम के तहत, ठीक है दोस्तों। और जो है 1 अक्टूबर 1937 को दोस्तों दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो दोस्तों जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? तो संघ में अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों किसको दी गई? तो जानकारी के लिए ध्यान रखिए दोस्तों। ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, लेकिन आंसर देखिए गवर्नर जनरल को। अवशिष्ट शक्तियां जो है 1935 के तहत दोस्तों गवर्नर जनरल को मिली। ध्यान से सुन लीजिए। 1935 के द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के द्वारा किया गया। तो 3 सूचियां उस समय क्या थी दोस्तों? संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची, प्रांतीय सूची दोस्तों और समवर्ती सूची में किया गया था उस समय जो है शक्तियों का बंटवारा। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां सहित जो विदेशी प्रतिरक्षा तथा आपातकालीन अधिकार, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो हुआ करता था वो 3 सूचियों के अंतर्गत होता था। संघ सूची जो है, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। लेकिन दोस्तों अवशिष्ट शक्ति और विदेशी और प्रतिरक्षा तथा आपातकालीन कुछ इमरजेंसी अधिकार जो किसको मिले? गवर्नर जनरल को मिले दोस्तों,
ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां और विदेशी शक्ति दोस्तों और प्रतिरक्षा से संबंधित, ठीक है। और जो कुछ इमरजेंसी से संबंधित जो शक्तियां गवर्नर जनरल को दिया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो आपके सामने आंसर दोस्तों क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों 1935 का। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना 1935 के द्वारा किया गया और इसी में जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दूं तो यह व्यवस्था जो है लागू नहीं की जा सकी, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित करने का प्रावधान था, अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन का स्थापित करने का प्रावधान था, लेकिन दोस्तों जो है इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि जो है देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं तो जो है आंसर देखिए, ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन आपको विकल्प दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो आंसर दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाए तो क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से लिया गया? जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं दोस्तों, निर्गत करने की शक्ति जो है 1935 के द्वारा धारा 42, ध्यान रखिएगा, धारा 42 40 सेकेंड, धारा 42 ठीक है से प्रेरित है। और वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान समय में अगर देखा जाए संविधान के लागू होने के बाद तो आर्टिकल 123 के तहत अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त है। तो आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से अगर प्रश्न बने तो 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम में प्रावधान क्या था? तो धारा 42 के अंतर्गत एक प्रावधान था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों धारा जो है आर्टिकल अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान है, अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो दोस्तों इस पर हमने लेक्चर्स आपके जो है क्लास में लिया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया? कनाडा से। तो भारत में ध्यान रखिएगा जो है पूरी दुनिया में जो है सरकार के स्वरूप की बात करें, लोकतंत्र के स्वरूप है तो एकात्मक है, संघात्मक है और अर्धसंघात्मक है। तो दोस्तों एकात्मक में क्या होता है? सत्ता का एकीकरण होता है, शक्तियों का विभाजन नहीं होता, कार्यों का बंटवारा नहीं होता है, सेंट्रल और राज्य गवर्नमेंट नहीं होती है। इस टाइप के प्रावधान आपको बता दिया गया है। यहाँ पे सेंट्रल और राज्य के जगह पे क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल और राज्य के जगह पे यहाँ पे जो है एक गवर्नमेंट्स होती है, सिटी होती है जैसे लंदन सिटी, इस तरह के प्रावधान। फिर उसके बाद हम लोग ने
चर्चा किया। इसका पहला जो है सबसे पहले किस देश ने अपनाया, इंग्लैंड ने अपनाया था। उसके बाद दोस्तों हम लोग ने चर्चा किया था संघात्मक सरकार का कंसेप्ट बताया था। संघात्मक सरकार में जो क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट के पास बराबर शक्ति होती है। सेंट्रल और स्टेट के पास दोस्तों क्या होती है, बराबर शक्ति होती है। लेकिन क्या होता है कि इस टाइप्स का प्रावधान भारत में नहीं है। तो संघात्मक सरकार, इस टाइप का संघात्मक सरकार का कंसेप्ट यूएसए में बना था, वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के पास बराबर शक्ति। लेकिन भारत में अर्ध संघात्मक है, तो संघात्मक से ही मिला जुला अर्ध संघात्मक का कंसेप्ट आया, जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, कार्यों का विभाजन होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट से थोड़ा सा ज़्यादा शक्ति है। तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा दोस्तों, विधि बनाने का जो अधिकार संसद को मिला 248 अनुच्छेद के तहत, लेकिन अनुच्छेद 201 के तहत जो है, अनुच्छेद 201 के तहत जो है राज्यपाल को राष्ट्रपति के हेतु आरक्षित जो है कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का कंसेप्ट लिया गया भारत में। तो यूएसए का मॉडल, संघात्मक मॉडल हम लोग ने नहीं अपनाया,